उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। आर्थिक बदलाव और विकास की संभावनाएं अद्वितीय हैं। अधिक का व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। विभिन्न नस्लों के जीव जंतु और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ बस रहे हैं। 4 प्रमुख परिवार शांत हैं। ऑटोमेशन कैसल के विकास को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वे नए लॉर्ड के कठोर निर्णयों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहे हैं। जून यहाँ आकर ऑटोमेशन कैसल के नए लॉर्ड के सकारात्मक बदलावों की गपशप सुन न रहा है। इसमें कोई हैरानी नहीं है। हारने वाला भाई इसे सहन नहीं कर पा था और रात में चुपके से महल छोड़ने का निर्णय करता है। वह घर छोड़कर कहीं और शक्ति पाने की योजना बनाता है और धमाकेदार वापसी की तैयारी करता है। वह जाने ही वाला होता है। सेरान बीच में आती है और आदमी के भागने में बाधा डालती है। वे बहस करते हैं, फिर जून चला जाता है क्योंकि उसे बताने का हक नहीं है। सेरान सहमत है। जून को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं। वह नहीं चाहता था कि जून जैसा कोई व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रहे, क्योंकि भविष्य में वह पूरे ऑटोमेशन कैसल के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता था। जैसे ही वह व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकला, सेरिन के इशारे पर एक हत्यारा जिन्न महल की दीवार से कूद पड़ा और उसने उस कमीने का सिर काट दिया। जून की आधिकारिक मृत्यु के साथ हेगेमोनिया अंततः नेबुला से हार गया। नेबुला को प्रतिद्वंद्वी का बहादुरी से हार मानना पसंद आया। हार मानना आपको बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद करता है। हेगेमोनिया ने हार मानकर बिना विरोध के प्रस्थान किया। उसने वादा किया कि वह ग्नोल जनजाति को महाद्वीप के पार ले जाएगा और पश्चिम के छोर तक जाएगा। ऐसा लगता है कि उसे भविष्यवाणी के असफल होने की कोई चिंता नहीं थी, न ही इसके परिणामों की। वह महाद्वीप के निवासियों से तकनीकें सीखते हुए आगे बढ़ेगा। हेगेमोनिया प्रजाति के पीछे हटने से नेबुला को पहले से बनी सड़कों का उपयोग और अपनी सेना बढ़ाने का मौका मिला है। उत्तर ई तट और प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग तटीय क्षेत्र है, इसलिए नेबुला इसका लाभ उठा सकता है। उन मेंढक जैसे आदमियों के साथ वह घृणित देवता समुद्र पर प्रभुत्व रखता था, लेकिन सर्प झील में रहता था, इसलिए प्रभुत्व नहीं कर सका। नेबुला के पास समुद्र का प्रभुत्व है तो तटीय क्षेत्र और उसके लिए लाभदायक हो सकते हैं। यह बात की बात है। अभी वह वर्तमान स्वामी को देखना चाहता है। तस्वीर में क्यूंग की ओर इशारा करते हुए लड़की सो जाती है और स्वप्नलोक में जाने लगती है। आंखें खोलते ही वह रहस्यमयी आकृति को देखती है जो लबादा ओढ़े खड़ी है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये नीले कीट देवता हैं। वह घुटनों पर गिरकर आदरपूर्वक प्रणाम करती है। उनका इस सहायता और उदारता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। वह खुद को साधारण मानती है और वह शक्तिमान के लिए महत्वहीन इसलिए नहीं समझती कि उनकी सहायता का प्रतिफल कैसे देगी। नेबुला अचानक अपनी हथेली में लोहे की प्लेट दिखाती है। यह धातु व्यापारी व्यापार में उपयोग करते हैं। वह मानती है कि उसकी दृष्टि कमजोर है और सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या कहना चाहते हैं यह न समझने के लिए क्षमा मांगती है। शायद वह समझती है कि ईश्वर धन मांग रहे हैं। अचानक पीछे से आए सेरन को देखकर वह चौंक जाती है। वह हैरान है कि वह यहाँ कैसे आया, और इससे पहले कि वह सवाल पूछे उसकी दृष्टि उसे वास्तविकता में वापस ले आती है। वह जानती है कि उसने जो देखा वह महज एक सपना नहीं था, लेकिन उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि नीले रंग का कीट देवता उसे लोहे की थाली दिखाकर क्या बताने की कोशिश कर रहा था। शायद इसका कुछ संबंध उसी से हो सकता है। जैसे ही वह उस थाली के अर्थ के बारे में सोच विचार कर रही थी, तभी उसने किसी को रेशम की उत्कृष्ट गुणवत्ता की तारीफ करते हुए बाजार रेशम बेचने वाला एक छिपकली जैसा आदमी है और खरीदार ने पहले इतना उत्तम कपड़ा नहीं देखा। खरीदार कहता है कि वह पश्चिम से यहाँ आया है जहाँ सूर्योदय हर होता है। ग्नोल जनजाति के विस्थापित होने पर पश्चिम का रास्ता खुल गया था। छिपकली जैसा आदमी पश्चिम से आए व्यक्ति से मिलकर खुश है और व्यापार करने को तैयार है। खरीदार, जिसे ट्रोल समझा जाता है, सारा रेशम चाहता है। वह इसके बदले लोहे की प्लेटें देने को तैयार है। उसके पास लोहे की प्लेटों का थैला है और उसे उम्मीद है कि इससे रेशम की कीमत सही हो जाएगी। छिपकली जैसा आदमी इतनी मात्रा देखकर खुश होकर सौदा मान लेता है, लेकिन क्यूंग बीच में आकर ट्रोल से पैसे वापस मांगता है। उसने पहले ही रेशम खरीद लिया है। ट्रोल यह सुनकर खुश नहीं होता और वह छिपकली जैसे आदमी से पुष्टि चाहता है। क्यूंग की ठीक ही नजरों के सामने छिपकली जैसा आदमी युवती की बात की पुष्टि करता है। परेशानी से बचने के लिए ऑर्क अपने रास्ते पर चलता है। उसने सौदा इसलिए रोका था क्योंकि छिपकली जैसा आदमी इसे बहुत कम दाम में बेच रहा था। छिपकली जैसे लोग कहते हैं कि नोल जनजातियों के जाने से उनका परिवहन खर्च घटा है, इसलिए रेशम कम कीमत पर बेचने पर भी मुनाफा होता है। क्यूंग हुई यह जानत ई है, वह व्यापारी है। असली मुद्दा यह है कि केवल काली तराजू जनजाति ही ये विशिष्ट उत्पाद बना सकती है। कम लागत होने पर भी कीमत घटाने की जरूरत नहीं। विलासिता की श्रेणी में आने वाले किसी भी उत्पाद की कीमत अधिक हो सकती है। यहाँ पर वह एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है। यह वही लोहे की थाली है जो ट्रोल के पास पहले थी। वह तराजू के एक तरफ अपनी एक लोहे की थाली रखती है और दूसरी तरफ ट्रोल की थाली रखती है। जब वो वजन की तुलना करती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्क उन्हें घटिया गुणवत्ता वाली लोहे की थाली दे रहा था। इसका वजन दूसरी लोहे की थाली की तुलना में बहुत कम है और इसीलिए यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि यह थाली अच्छी गुणवत्ता की नहीं है। वह सुझाव देती है कि किसी भी सौदे से पहले लोहे की थालियों का वजन जरूर जांचें। तभी रकरक अपनी एक लोहे की थाली लेकर वहां आता है। उसे वह वजन नापने वाला यंत्र पसंद आया था
और वह चाहता है कि लड़की उसकी थाली का भी वजन नापे। थाली को पकड़ते ही लड़की को लगता है कि यह थाली अन्य थालियों से बहुत अलग। रकरक बताता है कि यह थाली एक प्राचीन अवशेष से बनी है जो उन्हें एक पुराने खंडहर में मिली थी। यह उच्च गुणवत्ता का है पर पिघलाना कठिन था, इसलिए लोहारों ने इसे छोड़ दिया। इसलिए वह यहाँ आया सोचकर कि स्वचालित महल इसे पिघलाकर हथियार बना सकता है। उसी समय क्यूंग को नीले कीट देवता का अर्थ समझ आता है। वह उससे हथियार बनवाना चाहता है। वह गर्व से कहती है कि स्वचालित महल यह कर सकता है, लेकिन लगता है कि उसे जल्द शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। जिस लोहार को उसने काम सौंपा वह कुछ खास नहीं कर पाया। पहले तो लोहार आश्वस्त था कि वह कर लेगा, इसलिए क्यूंग मान गई, लेकिन अब वो बता रहा है कि रात भर मेहनत के बाद भी सिर्फ एक बाली की नोक बना पाया। लोहे को ढालने में आमतौर पर 10 बार चोट लगती है, अब 30 से 40 बार लग रही है। इसीलिए वह इस झंझट पर लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। अगर बीच में आराम करता है तो भट्टी ठंडी होगी, जिससे ज्यादा कोयला खर्च होगा। पूरे स्टाफ को धातु गलाने का प्रशिक्षण देना भी चुनौती है। यह धातु अलग मामला है। अंत में क्यूंग निराशा से लोहार को विदा करता है। लोहार खुश होता है कि उसे इस झंझट से छुटकारा मिला जो उसकी तनख्वाह से ज्यादा है, लेकिन क्यूंग को बुरा लगता है। रकरक से किए वादे को निभाने में सेरान निराश है। उसने आत्मविश्वास से काम स्वीकारा था, पर अब मुकरना उसे बेकार साथी बनाएगा। हालांकि सेरान अपने इरादे पर अड़ी है। उसे यकीन है कि रकरक बुरा नहीं मानेगा। आखिर वह सबसे दयालु लोगों में से है। वह कुछ नहीं कहेगा जिससे उसे नाकामयाबी का अफसोस हो। सेरान शायद सही है, पर क्यूंग अपनी बेइज्जती नहीं चाहती। वह आखिरी उपाय आजमाने का फैसला करती है। वह चाहती है कि वह पीछे आए, उसे कुछ पुष्टि करनी है। वे अंधेरे गलियारे में जाते हैं जहां एक कीचड़ का राक्षस घूम रहा है। इन जीवों की अपनी इच्छा होती है, कोई भी उन पर हुक्म नहीं चला सकता। हालांकि ये मिट्टी की गुड़िया मुख्य आकर्षण नहीं है। वह दरवाजा खोलकर सिरेन को दिखाती है। वहां एक जल चक्र है जो झरने से चलता है। सिरेन ने ऐसा यंत्र पहली बार देखा। ये जलप्रपात ऑटोमेशन कैसल का जल भंडार है। सौभाग्य से ये महल के अंदर है, इसलिए दुश्मन के लिए पानी लूटना नामुमकिन है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है वह उस झरने के नीचे स्थित पहिया है। ये एक ऐसी यंत्र है जो लगातार अविश्वसनीय शक्ति उत्पन्न करती रहती है। क्यों केवल इस शक्ति का उपयोग लोहे की प्लेटों को पिघलाने के लिए ही नहीं करना चाहती, बल्कि वह इस ऊर्जा स्रोत को और अधिक विकसित करके पूरे ऑटोमेशन कैसल में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है। इसके लिए उसे सेरेन की मदद की आवश्यकता है और सेरेन मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ दिनों के बाद क्यूंग ने अपने उन्नत जलचक्र के लिए नए ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले से कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने झरने की ऊंचाई को बढ़ा दिया है और अतिरिक्त शक्ति के लिए अतिरिक्त पहिए भी जोड़ दिए हैं। वह डिजाइन के बारे में जेल से सलाह लेती है। जेल को स्वाभाविक रूप से यह नया डिजाइन पसंद आता है। चूंकि वहां पर्याप्त पानी बह रहा है, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि यह सभी पहियों को घुमा सकता है। हालांकि इस नए डिजाइन को लागू करने और बनाने में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़े बजट की आवश्यकता होगी। आखिरकार उन्हें मजबूत लकड़ी आयात करनी होगी जो इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं उगती। क्यों को पैसों की चिंता नहीं है, लेकिन जेल चाहती है कि वह चीजों को अलग नजरिए से देखें, भले ही उनके पास पर्याप्त पैसा हो। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वे इतना खर्च वाकई सार्थक बना पाएंगे। महल में क्यों की स्थिति पहले ही कमजोर है और इतनी बड़ी रकम खर्च कर कुछ खास न मिलना आलोचना को जन्म देगा। कुछ दिनों बाद क्यों को अक्सर अकेले बैठकर नए विचारों पर गहराई से मंथन करते हुए देखा जा सकता है। वह अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए अपनी विशेष दैवीय शक्ति यानी संभाव्यता का सहारा भी लेती है। इस दैवीय शक्ति से यह स्पष्ट होता है कि उसके पास वास्तव में भविष्यवाणी करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार वह भविष्य को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकती और यह भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि आगे क्या होने वाला है, उसी प्रकार वह केवल वर्तमान क्षण को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए हेरफेर कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो वह भविष्य की फिल्म नहीं देखती, बल्कि वर्तमान में ही अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है। वह फिल्म के दौरान बदलाव करती है ताकि नतीजा क्यों के पक्ष में हो। फिर भी क्यों नए डिजाइन के बारे में बताती है। जब वह पूछती है कि क्या यह काम करेगा, राक्षसी शक्ति जवाब नहीं देती। वह पहले ही कह चुकी है कि वह भविष्य नहीं देख सकती, पर विचार अच्छा है। अंत में क्यों फैसला कर लेती है। वह अपने विचार को साकार करने जा रही थी। निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण के दौरान उन्हें कई अप्रत्याशित चुनौतियां और दुर्घटनाएं झेलनी पड़ी। सामग्री जुटाते समय धोखाधड़ी का शिकार भी हुए। असफल प्रयासों से सीखना कष्टदायक था। अंत में विचार रद्द करना पड़ा। निर्माण को शुरू से ही शुरू करना पड़ा, जिससे पैसे खत्म हो गए और इसमें काफी समय भी लग गया। इसके अलावा श्रमिकों की पहले से ही कमी है और मौजूदा श्रम बल कई समस्याएं पैदा कर रहा है। लेकिन क्यों बहाने सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने नीले कीट देवता को वचन दिया है और वो हर हाल में उसे निभाएगी। अपने वचन को निभाने के उसके अटूट संकल्प और प्रबल इच्छा के कारण उसकी प्रजा के पास उसके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वे उसके निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उसकी दृढ़ता और संकल्प उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई चेतावनियों के बावजूद नेबुला उसे इतनी मेहनत करते देख हैरान है। उसे याद नहीं कि उसने 4 पहिए बनाने को कहा था।
शायद यह अपेक्षित था। मानव लक्ष्य उन्मुख होते हैं, जीवन उद्देश्य को समर्पित करते हैं। छिपकली जैसे प्राणी मंदबुद्धि होते हैं। खैर, क्यों के नीले कीट देवता का जिक्र करने से निर्माण अवधि बढ़ गई। ऑटोमेशन कैसल के अन्य परिवार शायद ही अधिक विरोध कर पाते। चूंकि उनका जीवन यापन व्यापार पर निर्भर होता है, इसलिए वे चल रहे निर्माण कार्य से मिलने वाले विभिन्न लाभों को महसूस कर रहे होंगे। जैसे जैसे निर्माण श्रमिक ठहरते हैं और माल का आवागमन बढ़ता है, वाणिज्यिक क्षेत्र विस्तृत होता है, जिससे व्यापारिक परिवारों को लाभ होता है। 4 जलचक्रों का निर्माण आसान नहीं था, लेकिन क्यूंग के समर्पण और प्रयासों ने इसे साकार किया। इसे दुनिया की सबसे उन्नत संरचना माना जाता है। एक अनोखी रचना जो ऑटोमेशन कैसल में बनी है। उद्घाटन के दिन क्यूंग और सभी लोग पहियों को घूमते देखते हैं। 4 जलपहियों का आविष्कार सफल हो गया। क्यूंग ने कीट देवता के नाम का उपयोग करने के लिए माफी मांगी। उसे उम्मीद है कि सर्वशक्तिमान उसे माफ करेंगे और उसके इरादों को समझेंगे। इस दौरान नेबुला को खबर मिलती है कि लोहे का कौशल दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। इससे उनकी सभ्यता को उच्च श्रेणी का लोहा बनाने में मदद मिलती है। नेबुला की सभ्यता लोहे के उत्पादन में अग्रणी है और उन्होंने अपनी मुद्रा खात नेबुला स्थापित की है। साथ ही उन्होंने चुंग अक्षर प्रणाली नामक लेखन प्रणाली भी विकसित की है। इससे नेबुला की सभ्यता सबसे उन्नत बन जाती है। किसी और गुट से ज्यादा नेबुला को कोई आश्चर्य नहीं होता। वह जानता है कि मनुष्य क्या कर सकते हैं। उनकी अटूट इच्छा शक्ति के कारण ही उसने उन्हें चुना। ऑटोमेशन कैसल में कुछ दिन बीतते हैं। हम कुछ बोनों को आते देखते हैं। पानी के पहिए की आवाज सुनकर वे चौंक जाते हैं, जो बताता है कि पहिया बहुत बड़ा है। पास खड़ा एक छिपकली जैसा आदमी बताता है कि जल पहियों का उपयोग अनाज पीसन और हथियार बनाने में हो रहा है। फिर फेरी वाला अपने बेहतरीन रेशम की ओर ध्यान खींचता है। बोनो को कपड़े का स्पर्श होते ही उसकी शानदार गुणवत्ता समझ आ जाती है। वे तुरंत लोहे की प्लेटें मुद्रा में देते हैं। उनके अनुसार ये उच्च श्रेणी की लोहे की प्लेटें हैं जो उनके क्षेत्र में ही मिलती है। फेरी वाला तुरंत प्लेट का वजन करता है। पता चलता है कि प्लेट निम्न श्रेणी की है, कम से कम फेरी वाले के अनुसार। वह निराश हो जाता है और ऐसे लोगों से व्यापार नहीं करना चाहता। बेचारे एल्फ्स को लगता है जैसे उन पर धोखा देने का आरोप है। बिना कारण उन्हें अपनी प्लेटों की गुणवत्ता पर भरोसा है। फिर भी फेरी वाला उन्हें सही वचालन महल के बैंक में जाकर उन्हें बदलने को कहता है। बोने उस पर विश्वास करते हैं। वह अपने कम गुणवत्ता वाले कपड़े की बहुत प्रशंसा कर रहा है। कारीगरी पर सवाल उठाने पर फेरी वाला भड़क जाता है। वह चिल्लाकर मेहनत का उपदेश देता है और बोनो को डरा देता है। क्यूंग छिपकर देख रही है। लगता है फेरी वाले ने क्यूंग के मूल्य निर्धारण के उपदेश को गंभीरता से लिया है। एल्फ्स को देखकर उसे अचानक याद आता है कि उनका इतनी दूर तक आना कोई आम बात नहीं है। ये एल्फ्स असल में कैसे काम करते हैं, ये जानने के लिए वह कुछ समय तक उनका पीछा करने का निर्णय लेती है। इन लोगों का पीछा करने के बाद उसे जो पता चलता है वह सुखद नहीं होता। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि ये लोग नए नए कारोबारियों को ठग रहे हैं और मीठी मीठी बातें करके उनका शोषण कर रहे हैं। क्यों को एहसास होता है कि ऑटोमेशन कैसल की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने धोखेबाजों को भी आकर्षित किया है, जो अपनी चालाकी से मासूम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। आखिरकार वह जानना चाहती है कि ये लोग आए कहां से हैं। इसी बीच नेबुला को एक खिलाड़ी से निजी संदेश मिलता है। ये एल्डार नाम का खिलाड़ी है जो एल्फ सभ्यता का देवता है। नेबुला खिलाड़ी के मकसद को समझने की कोशिश करती है। एल्फ सभ्यता उत्तरी तट पर है, मतलब दोनों सभ्यताएं दूर हैं, जिससे टकराव या विवाद की गुंजाइश नहीं है। अंततः वह इस निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लेता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह उत्तरी तटीय क्षेत्र के बारे में जंगल के अलावा बहुत कम जानता है। उसे लगता है कि शायद कुछ रोचक तथ्य पता चल सकते हैं। स्क्रीन के दूसरी ओर का खिलाड़ी अत्यंत शालीनता और सुरुचिपूर्ण ढंग से अपना परिचय देता है। एक क्षण के लिए नेबुला को यह महसूस होता है कि परियों का देवता वास्तव में खेल के माहौल से मेल खाने के लिए अपने किरदार को निभाने की कोशिश कर रहा है। जैसा आप जानते हैं, रोल प्लेइंग खिलाड़ी खेल में अपने किरदार में खो जाते हैं और ये एल्फ महिला भी उनमें से लगती है। वैसे मैं इस शख्सियत का लिंग नहीं बता सकता। नेबुला अभिवादन का जवाब देती है। एल्डार को वाकपटु व्यक्तित्व से मिलकर खुशी होती है, हेगेमोनिया के विपरीत जिसे वह बर्बर मानती है। उसने उसके बर्बर समूह को उत्तरी तट से खदेड़ने की कोशिश की थी। यह सुनकर नेबुला हेगेमोनिया की स्थिति को समझने का प्रयास करता है। एल्डार से हारने के बाद हेगेमोनिया ने उसे टकराने की कोशिश की। यह सवाल उठता है कि क्या यह जेंडर बेंडर रोल प्लेइंग खिलाड़ी सच में इतना ताकतवर है? क्या वह हेगेमोनिया जैसे खिलाड़ी को हराने के लिए सक्षम है? बिना देर किए नेबुला इस मुलाकात के लिए उसके इरादों पर सवाल उठाता है। एक बार फिर मुस्कुराते हुए इस धूर्त ने शालीनता और दयालुता का दिखावा करते हुए अपनी शर्तें रखीं। नेबुला की सहमति से ही उसकी सेना बख्शी जा सकती है। मेरा साथी बिना जवाब दिए फोन काट देता है। उसने चालाकी दिखाई। वह जासूसी करना चाहता है पर कर नहीं सकता। उत्तरी तट ठंडा है, कीड़ों के लिए मुश्किल। वह अकेला नहीं जा सकता। उसे स्वचालन महल पर नजर रखनी है।
एल्डार भी इसी स्थिति में है। वह उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसलिए महल के आसपास कल्पित बौने थे। सच कहूं तो ये देवता असल में पुरुष है। नेबुला को व्यक्ति के इरादे नहीं पता, इसलिए वह महल में संघर्ष के लिए तैयार रहता है। महल का स्वामी कल्पित बौनों से मिलता है। प्रतिनिधि लियोना के रूप में परिचय देती है, जो संघ की नेता है। स्वामी को लगता है कि परिचय की जरूरत नहीं, सब उसे जानते हैं। उसे यकीन है कि वह व्यापार की चर्चा के लिए आई होगी। उसने उसके लिए पहले से उपहार तैयार किया था। जब वह डिब्बा खोलती है, उसमें एक क्रिस्टल होता है जिसे स्वामी प्राचीन खंडहर से मिला बताता है। वह इस छोटे उपहार को स्वीकार कर लेती और उपेक्षा को अनदेखा कर देती। क्यों उपहार का महत्व समझती है, लेकिन वह इसे सामने ही ठुकरा देती है, यह दिखाते हुए कि अपनी गरिमा नहीं बेचेगी। लियोना जल्दी से झुककर उस कीमती पत्थर को उठा लेती है। फिर वह सीधा पूछती है कि उसकी और क्या इच्छा हो सकती है या उसे और क्या चाहिए। भीतर ही भीतर किएंग ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अचानक एल्व्स ऑटोमेशन कैसल के साथ व्यापार क्यों करना चाहते हैं, जबकि उन्हें उत्तरी तट छोड़ते देखना अद्वितीय है। ध्यान देते हुए वह सब स्पष्ट कर देती है। यदि वे विश्वास जीतना चाहते हैं तो रिश्वत के बजाय कानून माने। साथ ही वह नहीं चाहती कि वे दिखावा करें। यदि वे संबंध सुधारना चाहते हैं तो वे नीले कीट देवता की गुड़िया खरीदें। लेकिन बौने ऐसा सौदा करने से इनकार करते हैं क्योंकि वे छाया देवता के प्रति समर्पित हैं। जहां तक उसकी बात है, एक से अधिक ईश्वर में आस्था रखने से उन्हें नुकसान नहीं होगा। महल की घटना के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। सेरेन एल्व्स की खबर लेकर क्यूंग से मिलत ई है। एल्व्स का मुखिया क्यूंग से धर्म परिवर्तन के लिए कहने पर माफी मांग रहा है। इससे क्यूंग को गुस्सा आता है। वे बस मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे चालाक सांप हैं। वह शुरुआत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराती है। ये वही थे जिन्होंने ऑटोमेशन कैसल के स्वामी को रिश्वत दी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए से को यकीन है कि उनका दूत बारिश में आएगा, पर क्यूंग मिलने से मना करती है। अब उसे इन बौनों की चाल समझ आ गई है। वह सेरान को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देती है। कुछ दिन बीतते हैं और आसमान साफ हो जाता है। एक सामान्य धूप वाला दिन था जब किले की दीवार पर तैनात सैनिकों ने देखा कि एक एल्फ सेना किले की ओर आ रही है। कबीले का मुखिया हसादियन सेना का नेतृत्व कर रहा था। किले पर पहली नजर डालते ही एल्फ सरदार घमंड और अतिआत्म विश्वास से भर गया। अपनी मूर्खता दिखाने के लिए उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। 300 अनुभवहीन एल्फ योद्धाओं की सेना आगे बढ़ी। एल्डार वही है। उसे यकीन है कि वह संख्या बल से दुश्मन को हरा सकता है। ऑटोमेशन कैसल की ऊंची दीवारें मिट्टी की हैं। वहां मुश्किल से 150 सैनिक हैं। एल्फ्स के पास 80 कदम से अधिक दूरी तक तीर चलाने वाले धनुष जो मनुष्यों के धनुष से बेहतर हैं। इस बीच नेबुला सब कुछ देख रही है और तैयारियां भी अधूरी नहीं थीं। जल्द ही कबीले के मुखिया को खबर मिलती है कि ऑटोमेशन किले के सामने घाटी से 70 सैनिकों का दस्ता बढ़ रहा है। मुखिया ये सुनकर खुश नहीं होता। इसका मतलब है दुश्मन पहले से तैयार था। लेकिन वह समझना इन पाता कि 70 सैनिक ही क्यों। फिर उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। उनके पीछे की ताकतें उनका रास्ता रोक रही हैं। वे फंस गए हैं। छिपकली जैसे ओग कोकेट्रिस पर सवार होकर रास्ता रोक रहे हैं। मुखिया हैरान है। उसने नहीं सोचा था कि ये लोग इंसानों के साथ मिलकर काम करेंगे। एल्डार की हालत खराब होती है जब उसे पता चलता है कि इंसान और ये छिपकली जैसे लोग भी उसके दुश्मन हैं। ऐसा लगता है कि एल्डार को एहसास नहीं हुआ कि नेबुला इंसानों और छिपकलियों दोनों को नियंत्रित करती है। जब वह शिकायत करने को नेबुला से संपर्क करता है तो साथ ही कहता है कि स्थानीय खिलाड़ियों की सूची देख ले। एल्डार ऐसा करता है तो सच्चाई उस पर बिजली की तरह गिरती है। नेबुला ही इस क्षेत्र की शासक है। एल्डार ने सोचा था नेबुला सिर्फ इंसानों की देवी है। हालांकि जब नेबुला भ्रम दूर करती है। जेंडरबेंडर व्यक्ति अविश्वास में है। छिपकलीनुमा प्राणियों को आते देख एल्फ सेना घबरा जाती है। स्थिति और बिगड़ती है जब घाटी के पार गए 70 सैनिक तीरों की बौछार के लिए तैयार होते हैं। तीरों से खून खराबा शुरू होता है। सैनिक असमंजस में है, तभी छिपकलीनुमा प्राणियों की सेना आती है। स्थिति तब बिगड़ी जब एल्फ सेना के मुखिया ने सैनिकों को पंक्ति में रहने का आदेश दिया, लेकिन वे स्तब्ध थे और हिल नहीं पा रहे थे। राकराक ने गर्जना से उन्हें झटका दिया। छलांग के बाद वह ऊपर कूदा और गिर पड़ा। बाकी सैनिक भी पीछे आए और एल्फ सैनिकों को छुरा घोंपने लगे जैसे मक्खियों को कुचल रहे हों। छिपकली जैसे लोग इन 300 निकम्मे योद्धाओं को घसीट रहे हैं। दुश्मन इतना डरा है कि जान बचाकर भाग रहा है। दुश्मन को हराने का यह सही मौका है और अगला हमला युद्ध का अंत होगा। स्टिंगरे भी अपनी भूमिका निभाने आ चुका है। रकरक के अंतिम हमले का आदेश देने पर एल्डार हार मान लेता है। वह खुद भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। नेबुला तुरंत अपनी मांगे स्पष्ट करता है।
उसे जानकारी, कौशल और संसाधन चाहिए। उसकी मांगें लूट जैसी हैं। वह कहता है कि सब एक साथ नहीं चाहिए। एल्डार को नेबुला के साथ रहने का विकल्प है। जेंडरबेंडर विकल्पों पर विचार करता है। उसे लगता है कि उत्तरी क्षेत्र की जानकारी साझा करना सही नहीं, पर वह नुकसान में है। वह पहले ही करीब 300 योद्धा खो चुका है और बचे सैनिकों के साथ टिके रहना उसके लिए कठिन होगा। दूसरी ओर नेबुला ने 2 प्रजातियों पर नियंत्रण पा लिया है। अगर नेबुला किसी और खिलाड़ी से जुड़ता है तो एल्डार जानता है कि उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए हमेशा की तरह वह विम्रता का नाटक करता है और नेबुला की शर्तें मान लेता है। वह सहयोग करने और नेबुला की मांगी गई तीनों चीजें देने के लिए तैयार है। एल्डार उम्मीद करता है कि वह अपने अतीत के अहंकार को माफ कर देगा और अब उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे। अब जब सुलह हो गई है तो वह उत्तरी तट की सभी रोचक बातें बताने को तैयार है। नेबुला को पता चलता है कि सेलोंगोस, लिम, चुनसिक और एल्डार के बीच गठबंधन है। सेलोंगोस दुर्लभ सेंटोर जाति पर शासन कर रहा है। नेबुला को इस प्रजाति के बारे में बहुत कम पता है। भले ही वे घुड़सवार सैनिकों का लाभ उठाते हैं, उनकी आबादी और संसाधनों को बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि नेबुला ने उन्हें नहीं चुना होता। उनसे लड़ना भी कठिन है। फिर है खिलाड़ी लिम चुनसिक, जो ओग्रेस नामक मूर्ख प्रजाति पर शासन करता है, जिनके पास बस विशाल आकार और क्रूर शक्ति है। ओग्रे की औसत बुद्धि लगभग 10 के आसपास होती है, लेकिन उन्होंने छोटे क्षेत्र के आशीर्वाद से अपनी बुद्धि को बढ़ाने में सफलता पाई है। वैसे नेबुला ने अपनी दूसरी जाति के रूप में मनुष्यों को भी कई आशीर्वाद दिए हैं। इस कारण छोटे क्षेत्र के आशीर्वाद से ओग्रे जैसे मूर्ख प्राणी भी अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान बन सकते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उल्लिखित अन्य 2 खिलाड़ियों में से लिम चुनसिक सबसे शक्तिशाली है। इस सोच के साथ वह मानता है कि हेजेमोनिया से लिम चुनसिक लड़ेगा। हालांकि बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है। हेजेमोनिया की सीमाएं सिर्फ सेलोंगोस और एल्डार से लगती हैं, जिससे कोई गुंजाइश नहीं बचती। दोनों राष्ट्रों के बीच सीधे टकराव के लिए नेबुला तुरंत समझ जाती है कि क्या हुआ। गठबंधन के तीनों सदस्य हेगेमोनिया पर हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन हेगेमोनिया नेबुला से पहले ही टकरा गया। अब हेगेमोनिया बाहर है। लिम चुनसिक ने एल्डार पर ध्यान केंद्रित किया है। वह एल्डार से गठबंधन बनाए रखने के लिए बड़ी भेंट मांग रहा है। एल्विन देवता के लिए ये मांगें पूरी करना कठिन था, जिससे नेबुला के साथ टकराव हुआ। नेबुला जानती है कि फैटास सेलंगोस का पक्षधर है। ये पक्षपात सेलंगोस के खानाबदोश होने से है। एल्व्स और ओग्रेस बसने वाले हैं। बसने वालों की शक्ति उनके क्षेत्र से होती है। इसलिए चुनसिक सेलंगोस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। चूंकि इस स्थिति में एल्डार उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए चुनसिक उसे कचरे की तरह फेंक देना चाहता है। अपनी दयनीय स्थिति को महसूस कर बेचारा एल्फ देवता निराशा में डूब जाता है। हालांकि उसकी चिंताएं जल्द ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि नेबुला उसे गठबंधन का हाथ बढ़ाती है। एक पल के लिए एल्डार को उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर उसे अपनी भयावह वास्तविकता याद आती है। उसकी प्रमुख सेना और उसका महापुजारी भी नष्ट हो चुके हैं और उसे यकीन नहीं है कि वह गठबंधन में कितना योगदान दे पाएगा। सौभाग्य से नेबुला ने एल्डार की शक्ति पहचानी है। वह उसे उसके ईश्वरीय नाम नित्य करते छाया देवता की याद दिलाता है, जो उसे कला का साम्राज्य देता है। एल्डार सहमत है, पर मदद पर संशय में है। नेबुला उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिससे सस्पेंस बना रहता है। फिर दृश्य उत्तरी क्षेत्रों में बदलता है, जहां हम सेंटोर्स जनरल को एक पहाड़ी पर देखते हैं। सेंटोर का पैगंबर सेनापति को भविष्यवाणी बताने आया है। निकट भविष्य में इस भूमि पर एक राजा आएगा। उसके आने पर दुनिया का पुनर्गठन होगा। जो अब सत्ता में है वे रुतबा खो देंगे और स्वतंत्र घूमने वाले लोग भटक जाएंगे। यह राजा ऐसा होगा जिसके सामने सब सिर झुकाएंगे। वह इस भूमि पर शासन करेगा और देवताओं के बाद दूसरे स्थान पर होगा। जनरल खुद को राजा घोषित करता है, दावा करता है कि देवता उसके साथ हैं। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह भाग्यशाली नहीं है। जनरल सोचता है कि भविष्यवाणी का राजा ब्लैक स्केल जनजाति का होगा, पर पैगंबर इसे गलत बताते हैं। उनका मानना है कि उत्तर में उभरने वाला प्राणी अधिक शक्तिशाली है। राजा बनने वाला विशाल दानव है, जिसकी शक्ति खगोलीय और आकार बहुत बड़ा है। वह किसी भी सेंटोर से अधिक शक्तिशाली और एल्फ से अधिक बुद्धिमान है। सेंटोरों के मुखिया को यह पसंद नहीं कि वह दानव का चमचा बने। वह भविष्यवाणी से इतना क्रोधित है कि भविष्यवक्ता को मार डालता है, क्योंकि उसने भयानक भविष्य बताया। महान तेमारिडू, जो सेंटोरों का प्रतिनिधित्व करता है, सर्वोच्च स्थान चाहता है। वह देवताओं के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। ये भविष्यवाणी नेबुला ने बनाई थी और एल्डार ने पूरी की। एल्डार के काम के बाद तेमारिडू गुस्से में है और भविष्यवाणी को नहीं मानता। अब नेबुला को इसे सच करना है। अब दृश्य तेमारिडू पर लौटता है। वह उत्तरी बर्फीले इलाके से गुजर रहा है,
पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो प्रतिष्ठा का प्रतीक है, पर उसे लग रहा है कि उसकी शक्ति घट रही है। वह ऊपर नहीं चढ़ पाया। स्थिति तब बिगड़ी जब एक बड़ा पत्थर रास्ते से लुढ़क कर आया और उसकी चढ़ाई बर्बाद हो गई। शुक्र है यह तमारिदू का सपना था, लेकिन ये बुरे सपने उसके पतन का संकेत हैं। फिर भी वह राजा बनने की इच्छा नहीं छोड़ता। इसी बीच एक पहरेदार खबर लाता है कि एक अतिथि मिलना चाहता है। कुछ समय बाद अतिथि तेमारिदू से मिलता है। वह सिर्फ अतिथि नहीं था, 2 राष्ट्रों के लोग उससे मिलने आए। पहला अतिथि उसी जनजाति का हरी आंखों वाला बौना था जिस जनजाति का दिवंगत पैगंबर था। उसने भविष्यवाणी की बात की, लेकिन उसके शब्द अलग थे। इस बौने का दावा है कि राक्षस सरदार खिजिन राजा बनेगा। हालांकि वे इस भविष्यवाणी को सच होने से रोक सकते हैं अगर वे तेमिडू को उत्तर का राजा बना दें। अगला अतिथि ऑटोमेशन महल से आया एक मनुष्य था जो पहले से ही तामारिदू को उत्तर का एकमात्र शासक और राजा मानता था। वही एक सेंटोर राजा के योगी भेंट और उपहार लेकर आया। फिर तीसरा और अंतिम अतिथि आया, ओवेन नाम का एक छिपकली मानव जो काले शल्क वाले कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तामारिदू ने मान लिया कि यह छिपकली मानव भी उसे भावी राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए आया है। घुड़सवारों की सोच के विपरीत ओवेन सिर्फ उसे राजा बनने का सपना छोड़ने का सुझाव देने आया था। तामारिदू कारण पूछता है, शायद वह सिंहासन के योग्य नहीं है, या शायद उसे कबीलों के सरदारों की स्वीकृति चाहिए। यदि ऐसा है तो उसे मनुष्यों और कल्पित बौनों द्वारा पहले ही मान्यता मिल चुकी है। केवल छिपकली मानव ही शेष है। ओवेन गंभीरता से दावा करता है कि उसके कबीले का सरदार रखरख उसे तुरंत स्वीकार करेगा। लेकिन ओवेन का मानना है कि तामेरिडू को यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ओवेन के निंदात्मक लहजे ने तामेरिडू को और क्रोधित कर दिया, पर छिपकली ने अपने तर्क साबित करने का सोचा। यह तामेरिडू की योग्यता या शक्ति का नहीं है, बल्कि क्या ईश्वर उसे राजा मानते हैं। यह खबर तामेरिडू के लिए बिजली के झटके जैसी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ईश्वर उसे क्यों अस्वीकार करेगा। ओवेन ने सोचा, कारण सरल है। जैसे पृथ्वी पर जनजातियों का क्रम है, वैसे ही देवताओं का भी। सरल शब्दों में राक्षसों का ईश्वर सेंटोर के ईश्वर से श्रेष्ठ है। यही बात तामारिदू के दिमाग में बैठ गई। वह इस ब्रह्मांड की कठोर सच्चाई को पचा नहीं पा रहा था। बात सीधी है, कमजोरों को ताकतवरों के सामने झुकना पड़ता है, वरना वे खा लिए जाते हैं। वह ओवेन को डराने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, क्योंकि उसे नफरत है कि ओवेन उसके भगवान को नीचा दिखा रहा है। लेकिन हमारा छिपकली जैसा दोस्त, उसे अपने शब्दों में कुछ ईश निंदा नहीं लगती। वह देवताओं के पदानुक्रम का कड़वा सच बता रहा था। अगर तामारिदू सचमुच नाराज है तो उसे गुस्सा उस देवता पर निकालना चाहिए जो उसके भगवान को दबा रहा है। तामारिदू भले ही क्रूर और बुद्धिहीन हो, ओवेन के शब्दों की गहराई समझता है। सपने में नकारात्मक संकेत था। ईश्वर उसकी भावनाओं को जानते थे, पर राजा बनने का संकेत नहीं दिया। गिरता पत्थर दर्शाता है कि ईश्वर चाहते थे कि वह विचार छोड़ दे। अंततः वह ओवेन के शब्द सत्य मानता है और मार्गदर्शन खोजता है। जाने से पहले ओवेन उसे उस व्यक्ति की स्थिति पर गुमराह करता है। वह काले शल्क योद्धाओं का उदाहरण देता है जो अपने कमांडर के आदेशों के विरुद्ध जाते थे, अगर उनका विद्रोह बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता। कारण ओवेन यही चाहता है कि तामारिदू करे। सोच विचार के बाद तामारिदू समझ जाता है कि उसे राजा बनना होगा। उसे अपने ईश्वर के लिए राजा बनना है। कांटों भरे रास्ते पर चलना है जो उसके ईश्वर ने नहीं चाहा था। इस बीच नेबुला और एल्डार सब कुछ अपनी इच्छानुसार होता देख रहे हैं। नेबुला ने एल्डार के कलाओं के साम्राज्य का उपयोग कर ये परिणाम पाए हैं। एल्वेन देवता चकित है कि हमारे लड़के ने कला का साम्राज्य एल्डार से बेहतर इस्तेमाल किया। कला का छोटा साम्राज्य दिलों को जीतने पर केंद्रित है। कला भित्ति चित्र, मूर्तियां या भविष्यवाणियां हो सकती हैं। नेबुला ने प्रतिद्वंदी को वश में करने के लिए भविष्यवाणियों का प्रयोग किया। दूसरे खिलाड़ियों की प्रजातियों को भी उनके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रेरित किया जा सकता है। सेंटोर प्रजाति पर नियंत्रण रखने वाले सेलोंगोस खिलाड़ी को अपने महापुजारी के विद्रोह के कारण गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एल्डार को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। नेबुला को पूरा भरोसा है कि यह होगा। विभिन्न खिलाड़ियों की प्रजातियों को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बावजूद उन्हें अभी यकीन नहीं है कि वे सेलोंगोस को अपनी योजनाओं को बर्बाद करने से रोक सकते हैं। लेकिन नेबुला ने इस संभावना पर भी गहराई से विचार कर लिया है। देखिए, लोंगोस को पता है कि उसकी सेंटोर प्रजाति आर्थिक और तकनीकी विकास में कितनी प्रगति कर सकती है। आखिरकार उसकी प्रजाति घुमंतु है, जबकि बसने वाली ओग्रेस सभ्यता उससे आगे होगी। निकट भविष्य में सेलोंगोस ओग्रेस सभ्यता का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए सेलोंगोस तेमारिडू के विद्रोह को छिपे वरदान के रूप में देखेगा। उसके पास सेंटोर का विनाश रोकने का मौका है। मुख्य पात्र की बात करें तो ब्रो विद्रोही महापुजारी तामारिडू की ओर से लिमचुनसिक से माफी मांग रहा है, लेकिन लिमचुनसिक उसे आश्वस्त करता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। वह कहता है कि गलती उसकी है क्योंकि उसने नेबुला के साथ गठबंधन के बाद एल्फ देवता की साजिश को नजरअंदाज किया।
फिर भी उसे विश्वास है कि तमारिडू और खिजिन के बीच सिंहासन के युद्ध का परिणाम तय है, इसलिए सेलोंगोस को माफी की जरूरत नहीं है। खैर, सेलोंगोस का माफी मांगने का कारण यह नहीं था। ब्रो को अफसोस था क्योंकि उसे यकीन था कि तामारितु खिजिन को हरा देगा। दोनों अपने महापुजारियों पर भरोसा करते हैं। हिसाब का दिन आ गया है। तामारुदु और उसके सैनिक तबाही के लिए तैयार है। वे भाड़े के गोबलिनों का सफाया करते हैं जो राक्षसों के लिए काम कर रहे थे। जैसे ही वे युद्ध में उलझे, अचानक राक्षस छिपने की जगह से बाहर आ गए। सेंटोरो को देर से एहसास हुआ कि गोबलिन केवल ध्यान भटकाने के लिए थे। विशालकाय राक्षसों ने अपने भारी हथियारों से सेंटोरो को बेरहमी से कुचल दिया। दूसरी ओर तामारिदु मोर्चे पर आया और अपनी तलवार के एक वार से कई राक्षसों के सिर काट दिए। यह स्पष्ट था कि आम राक्षस उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वह केवल राक्षस सरदार खिजिन को ही प्रतिद्वंदी मानता है। खिजिन भी युद्ध में है। तामारितु के विश्वासघात से क्रोधित, वह धोखेबाज को खून से कीमत चुकाने पर मजबूर करना चाहता है। दोनों योद्धा हथियार उठाकर चिपटते हैं, हथियार छूट जाते हैं और वे निहत्थे हो जाते हैं। तामारितु अपने मुक्कों से प्रहार करता है। हालांकि वह विशाल योद्धा वार से बच जाता है और तामारितु की गर्दन पकड़ लेता है। एक ही झटके में वह तामारितु का दम घोंटकर उसका सिर घुमा देता है, जिससे घोड़े जैसे योद्धा की लड़ाई शुरू होते ही मौत हो जाती है। अब दृश्य हमारे दो देवताओं के बीच बदलता है। वे इस एक तरफा नरसंहार को देख रहे थे। एल्डार को लगा था कि उसे परिणाम पता है, लेकिन वह हैरान था कि घोड़ा प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ओग्रेस ताकतवर और आशीर्वाद से बुद्धिमान है, पर सेंटोर दुर्लभ और कुलीन योद्धा है। खैर, एल्डार अब नेबुला की मुख्य सेना लिजर्ड मेन को लेकर चिंतित है। छिपकलियां ठंड के प्रति कमजोर होती हैं, इसलिए ओग्रेस का सामना मुश्किल है। साथ ही कहता है उनका इरादा छिपकलियों को ओग्रेस से भिड़ाने का नहीं था। एल्डार को नेबुला की बात समझ नहीं आती। साथ ही एल्फ से उसकी रैंक पूछकर बात बदल देता है। एल्डार इसे कहने में शर्मिंदा है, पर उसकी रैंक 3400 है। नेबुला को यह बुरा नहीं लगता, पर यह कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। इससे नेबुला की गलतफहमी दूर हो जाती है कि चैन रैंकिंग पर होता है। यह कहना कि चैन पूरी तरह से रैंडम नेचर पर होता है तर्कसंगत नहीं है। हजारों में से 2 शीर्ष खिलाड़ियों का चयन संयोग नहीं लगता। इस रहस्य को छोड़कर नेबुला एल्डार के सहयोग की आशा करता है। फिर दृश्य लिम चुनसुक पर जाता है। वह नेबुला की प्रोफाइल को देख रहा है। नेबुला शीर्ष रैंक की खिलाड़ी है, इसलिए यह आदमी जानता है कि वह किसे देख रहा है। चुनसुक खेल की शुरुआत में ही उच्च स्तरीय खिलाड़ी से खेलने को लेकर उत्साहित नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि गाचा देवताओं ने उस पर कृपा की है, क्योंकि उसे पक्षियों का क्षेत्र मिला है। वह जानता है कि नेबुला के कीड़े मकोड़े और छिपकलियां ठंड से प्रभावित होते हैं। चुनसिक नेबुला की कमजोरी को उसके खिलाफ हथियार बनाना चाहता है। उसने जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शीर्ष खिलाड़ी से लड़ते हुए भी चुनसिक को अपनी 20वीं रैंक पर गर्व है। सर्दी का मौसम आ रहा है, जिससे नेबुला को युद्ध करना ही होगा और चुनसिक तैयार है। अचानक चुनसिक देखता है कि एक एल्फ गांव में आग लगी है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, कई बस्तियां जल रही हैं। चुनसिक समझ जाता है कि नेबुला क्या कर रही है। यह झुलसी हुई धरती की रणनीति है, जहां खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्रों को नष्ट कर देता है। नेबुला शांत है, पर एल्डार अपने गांवों को राख होते देख नहीं सह सकता। नेबुला उसे भरोसा दिलाती है कि एल्फ सुरक्षित हैं। एल्डार को चिंता है कि शुरुआत में ही इस रणनीति का उपयोग अभूतपूर्व है। नेबुला पुष्टि करता है कि शुरुआत में यह रणनीति अक्सर सफल नहीं होती, लेकिन यह अपवाद है। विरोधी उत्तरी तट पर है, जिसे खाद्य आपूर्ति सुरक्षित करना कठिन होगा। ब्लैक स्केल जनजाति स्वचालन महल में व्यापार नियंत्रित करती है और एल्फ गांवों के सफाई के बाद राक्षस लूटपाट या व्यापार नहीं कर सकते। दैत्यों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्हें बहुत भोजन चाहिए और सर्दियां आ रही हैं, इसलिए उन्हें भोजन की कमी होगी। चुनसिक ने सोचा कि हमारा लड़का ठंड से कमजोर है, पर असली खतरा संसाधनों की कमी है। नेबुला एल्डार को भी श्रेय देती है। उनके बिना यह रणनीति सफल नहीं होती। आमतौर पर इस रणनीति के लिए खिलाड़ी को अपनी जमीन जलानी पड़ती, लेकिन राक्षस बौनों की भूमि में थे, जिससे नेबुला के संसाधन बचे। यह सौदा फायदेमंद रहा। दूसरी सर्दी के आते ही प्रतिद्वंद्वी का पतन तय है। दृश्य एक गोबलिन गांव में बदलता है। गांव में अराजकता है। राक्षस हमला कर रहे हैं। ये दानव छोटे जीवों को खाने और लूटने आए हैं। अधिकतर गोबलिन सामान लेकर भाग चुके हैं। राक्षस सरदार कीजिन को यह खबर मिलती है तो वह दुखी होता है। उनके भगवान ने प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया है, मानो उन्हें छोड़ दिया हो। राक्षस कुपोषण के कारण मरने लगे हैं और चुनसिक के पास अब केवल उन्हें तड़पते हुए देखना ही बाकी रह गया है।
अंततः वह अपने अहंकार को छोड़कर अपने पुराने मित्र और प्रतिद्वंद्वी सेलेंगोस से सहायता मांगने का निर्णय लेता है। जैसे ही वह सेलेंगोस से थोड़ी मदद की गुहार लगाता है, सेलेंगोस उसे एक बुरी खबर सुनाता है। उसके मुख्य पुजारी टिमेरिडू के किजिन द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के बाद सेलेंगोस ने अपनी अधिकांश सेना खो दी है। सैनिकों को खोना बहुत बुरा था और स्थिति तब और खराब हो गई जब छिपकली जैसे इंसानों ने सेंटोर की भूमि पर कब्जा कर लिया। अच्छी बात यह है कि सेलेंगोस खुश है कि उसके पुराने दोस्त ने संपर्क किया, क्योंकि वह उससे कुछ बात करना चाहता था। एल्डार ने सेलोंगोस से नेबुला के साथ गठबंधन का प्रस्ताव किया, बशर्ते वह चूनसिक के खिलाफ मदद करे। ये सुनकर चूनसिक फंसा हुआ महसूस कर रहा था, पर उसके दोस्त ने बताया कि उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मोहरा नहीं बनना चाहता था और चूनसिक के साथ बिताए पलों का सम्मान करना चाहता था। आज भी सेलोंगोस उनके रिश्ते को फिर से जिंदा करना और हमला करना चाहता है। अपनी ताकत मिलाकर जूनियर चूनसिक को यह विचार बुरा नहीं लगता, बल्कि वो उत्साहित है। सेना न होते हुए भी वे नेबुला से मुकाबला कर सकते हैं। ये केवल सभ्यताओं का टकराव नहीं होगा, बल्कि देवताओं का युद्ध होगा। चूनसिक नेबुला की सेना को खत्म करने युद्ध में उतरेगा। एल्डार पहले ही लड़ाई से बाहर है। नेबुला से लड़ने के कारण उसकी दिव्यता कम हो गई है, जिससे वह अवतरण के योग्य नहीं। अब नेबुला अकेला दो देवताओं के सामने है। दो देवताओं के एक साथ अवतार लेने पर उनकी दिव्यता धूमिल हो जाएगी। इसलिए राक्षस और सेंटोर अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर युद्ध के मैदान में उतरते हैं। मोर्चे पर वे देखते हैं कि प्रतिद्वंद्वी आ चुका है। चूनसिक तुरंत खिजिन रूप धारण करता है और सेलोंगोस भी। दोनों देवता मिलकर नेबुला के महापुजारी पर हमला करते हैं। हमारा नायक बिना हिचकिचाए रक के शरीर में घुस जाता है। हमले से बचते हुए वह मक्खन में चाकू की तरह फिसलकर दोनों विरोधियों को बिजली का झटका देकर मार गिराता है। यही काफी था उन मूर्ख देवताओं को हराने के लिए। हार के बाद दोनों देवता सील होकर मूर्ति बन जाते हैं। अगर कोई खिलाड़ी शरीर में घुसते समय मरता है तो उसे अनुभव अंक का भारी नुकसान होता है, जिससे उसका देवत्व स्तर गिर जाता है। अगर देवत्व स्तर पहले स्तर पर पहुंचता है तो खिलाड़ी सील हो जाएंगे। देवताओं को सच में मारने के लिए नेबुला उनकी मूर्तियां तोड़ देता है, जिससे वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। अगर मूर्तियां नहीं टूटती तो सील को उलटकर देवताओं को पुनर्जीवित किया जा सकता था, लेकिन नेबुला ने उन्हें बेकार समझा, इसलिए धूल में बदल दिया। उनके मरने से उसका देवत्व स्तर बढ़ जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह खुश है क्योंकि वह इस खेल का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। उसने दो देवताओं को मारकर उनके छोटे क्षेत्रों में से एक पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसे कई क्षेत्रों में से एक ही मिलेगा, केवल एक विकल्प चुना जाता है। इसकी पुष्टि के साथ गात्सा देवता उसे दलदल का छोटा क्षेत्र देते हैं, जबकि दूसरा पक्षियों का क्षेत्र है। दलदल ठीक है, लेकिन पक्षियों का क्षेत्र उसे सबसे अच्छा लगता है। यही नेबुला चाहता था। शायद उसे मनुष्यों और छिपकलियों को दिए कीड़ों के आशीर्वाद को बदलना चाहिए, लेकिन वह अगली पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा बचाने का निर्णय लेता है। नेबुला अंत में उन 3 खिलाड़ियों से निपटता है जिन्होंने उसे परेशान किया था। हालात सुलझने पर वह रणनीति तेज करने का तय करता है। उसकी नजर पश्चिम जाती है। लोक्स की जानकारी है कि 5 खिलाड़ी 3 टुकड़ियों में बांटे हैं और लड़ रहे हैं। वह दखल नहीं देता और उन्हें निपटने देता है जब तक वे उसके क्षेत्र के लिए खतरा न बने। पूर्व में तो सिर्फ समुद्र है। उसकी प्राथमिकताएं जमीन पर कब्जा करना और विस्तार करना है, जिससे विकल्प सीमित हैं। केवल उत्तर और दक्षिण बचे हैं। उसे इन पर कब्जा करना होगा, इससे पहले कि जनजातियां बस जाएं। रक दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए उत्तरी क्षेत्र के लिए एल्प्स से मदद लेनी होगी। यह दृश्य सुदूर उत्तर में है, जहां ठंड है। बचे हुए कल्पित पौनों को इस स्थान पर बसाया गया है, लेकिन वे इस निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ की सर्दियां अत्यधिक लंबी होती हैं और दोबारा खेती शुरू करने में बहुत समय और मेहनत लगेगी। इसके अलावा उन पर हर समय ओग्रे और गोब्लिन का खतरा मंडराता रहता है, जो उनकी जान लेने पर तुले रहते हैं। वे सभी अपने मुखिया लिनार से जवाब चाहते हैं, जो चुपचाप बैठकर उनकी सारी शिकायतें ध्यान से सुन रहे हैं। अंत में वह एक अच्छी खबर सुनाकर चुप्पी को तोड़ते हैं और सबको आश्वस्त करते हैं। भविष्यवाणी थी कि दक्षिण से हरी आंखों वाला एल्फ कबीले की मदद करेगा। संकेत मिलते ही एक सैनिक ने मनुष्यों के समूह को देखा। लेनोर को यकीन हुआ कि ये मददगार हैं। बिना देर किए एल्फ ठंड में खड़े होकर मेहमानों का सम्मान से स्वागत करने लगे। जब मनुष्य पहुंचे और घोड़ों से उतरे तो पता चला कि समूह का नेतृत्व ऑटोमेशन के स्वामी कैसल क्यूंग कर रहे थे। दोनों सरदार पहले से एक दूसरे को देख चुके, इसलिए परिचय और औपचारिकताओं की जरूरत नहीं थी। लेनोर ने तुरंत अपने मेहमानों का तंबू में स्वागत किया, लेकिन सेरान को उसकी प्रेमिका ने बुलाया। सतर्कचार ने तंबू की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि देवी ग्रेसियस सुरक्षित प्रवेश कर सकें। लेनोर ने कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए सेरान सीधे अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों सरदार तंबू में बैठते हैं। लेनोर उनसे यात्रा का उद्देश्य पूछती है।
क्यों को उम्मीद थी कि भविष्यवाणी से उसे पता होगा। फिर भी वह कहती है कि उसका नीला कीट देवता चाहता है कि वह कमजोर सभ्यताओं की मदद करे। लेनोर समझ नहीं पा रही कि वह सच में मदद कर रही है या एहसान जता रही है। फिर वह अपने खेती के औजारों, हथियारों और बीजों की ओर इशारा करती है। लेनोर बहुत खुश है, लेकिन कीमत का जिक्र उसकी खुशी तोड़ देता है। उसके भगवान ने उसे गरीब परियों की मदद करने का काम दिया था, लेकिन बिना लाभ के वह नहीं चाहती। लेनोर कहती है कि वे कंगाल हैं। यहां तक आने में उनके सारे पैसे खर्च हो गए। क्यों अपना प्रस्ताव वापस लेने का दिखावा करती है। उसे जाना ही होगा, क्योंकि समय एक अनमोल वस्तु है जिसे वह किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अब लियोनार्ड इस प्रकार के अनुमान लगाने वाले खेल में नहीं है। वह चाहता है कि वह अपनी यात्रा का असली उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताए। आखिरकार वह यह बात तो बताएगी ही नहीं, है ना? इस बंजर भूमि पर आने का क्या औचित्य है, यह सोचकर कि यहां कुछ भी मूल्यवान नहीं है। एल्फ नक्शा दिखाता है और संसाधनों से भरे स्थान की ओर इशारा करता है। वहां लोहे की खदान है और क्षेत्र ऊंचे पेड़ों से हरा भरा है। इसका मतलब है कि वे खेती भी कर सकते हैं। लियोनोर उनके उत्पाद कम कीमत पर देने को तैयार है। हालांकि क्यों को इस बात का पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसे अपनी मौजूदा संपत्ति को किसी ऐसी चीज के बदले देना चाहिए जो केवल काल्पनिक रूप से मौजूद है और सिर्फ दिलासा देने के लिए। उसी समय एल्फ लॉर्ड लियोनोर नाम की एल्फ के रूप में अपना वादा करते हैं और इसकी व्यक्तिगत गारंटी भी देते हैं। अंततः क्यों इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसे इसमें कुछ संभावना दिखाई देती है। हालांकि वह केवल मौखिक वादों को ही गारंटी नहीं मानती, बल्कि वह उनके वादे का कुछ ठोस सबूत भी चाहती है। यहीं पर एल्फ लॉर्ड कुछ हिचकिचाते हैं। दरअसल भविष्य में लौहयस्कों और पेड़ों का मूल्य उनके लिए वर्तमान में मिल रहे मूल्य से कहीं अधिक है। वे एक तरह से अपने वंशजों का भविष्य बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर यह सौदा न होता तो शायद कोई भविष्य ही न होता। इस सौदे में कुछ तो खास बात जरूर होनी चाहिए, अन्यथा उनके ईश्वर ने उन्हें इसके बारे में जानकारी न दी होती। जब दोनों पक्ष अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो सौदा पक्का होता है। दोनों अनुबंध का सम्मान और पालन करने का वादा करते हैं। यह तीसरे महाद्वीप के उत्तरी तट पर नेबुला द्वारा हासिल किया गया पहला क्रेडिट सौदा है। यह सिर्फ एक अनुबंध या साधारण लेन देन नहीं है, यह एक विशाल आर्थिक क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। आपको यह समझना होगा कि नष्ट हो चुकी दुनिया एक बड़ परिदृश्य हुआ करती थी, जहां जनजातियां केवल अपने ही खून के लिए तरसती थीं और बाहरी लोगों को संभावित साझेदार नहीं बल्कि चलते फिरते खतरे के रूप में देखा जाता था। उस निरंतर संघर्ष और संशय ने सभ्यता को स्थिर रखा और व्यापार की अवधारणा को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन सौभाग्य से अब हालात बदल रहे हैं। ये जनजातियां अब केवल हताश खानाबदोश नहीं हैं जो जीवन यापन के लिए इधर उधर भटकते हैं। वे अपनी जड़ें जमा रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और अनुबंधों के रूप में अपने भाग्य को लिखित रूप में बांधना शुरू कर रहे हैं। हम तेजी से एक युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां अमूर्त संपत्तियों का व्यापार और भविष्य की संभावनाओं पर दांव लगाना आम होगा। यह परिष्कृत अर्थव्यवस्था की शुरुआत है, एक क्रांतिकारी छलांग जो जीवन यापन के नियम बदल देगी। यह लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी जिससे राक भी थक गया था। अब यह समाप्त हो गया था तो वह राहत की सांस ले सकता था। बौनों की जनजाति छिपकली जैसे जीवों के रास्ते में आखिरी थी और उनमें से अधिकतर डर से भाग गए थे। कुछ लोग बच गए और रक ने योद्धाओं को इलाके को खाली करने का आदेश दिया। बचे लोग जी जान से लड़े और अंत तक डटे रहे। वे चट्टान की तरह अडिग थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लिज लिजर्ड मैन की शक्ति के सामने सब व्यर्थ था। नरसंहार के बाद रक समुद्र तट पर उतरे और खूबसूरत नजारे से दंग रह गए। समुद्र की लहरों में कुछ मोहक है। यहां प्रायद्वीप का अंत और वह खूनी रास्ता था जहां रक ने कबीले का नेतृत्व किया। उन्होंने उत्तर के पहाड़ों से दक्षिण के तट तक कब्जा किया, जैसा नीले कीट देवता ने चाहा था। अब प्रायद्वीप छिपकली जैसे इंसानों और नीले कीट देवता का था। जलते अवशेषों को देख रक सोचने लगा कि आगे क्या करना चाहिए। पहले वह अपने कबीले पर शासन करता था, अब उसे जीती भूमि के सभी प्राणियों का नेतृत्व करना था। यह कैसे हो, रक को स्पष्ट नहीं था। सौभाग्य से सन वून हमेशा उसके साथ था। वह हमेशा अपने अधीनस्थों पर नजर रखता और उनकी मदद करता था। उसे शासन प्रणाली की चिंता थी, क्योंकि हर प्रणाली के फायदे नुकसान होते हैं। एक विकल्प सामंतवाद था, जिसमें राजा सामंती सरदारों को उपाधियां और भूमि देता था। मध्य के युग में यूरोप में यह प्रणाली प्रचलित थी। सरदारों को अपनी भूमि का प्रबंधन और राजा को कर देना होता था। इस तरह वे राजा का बोझ घटाते हैं और उसकी शक्ति बढ़ाते हैं। लेकिन इस सामंती व्यवस्था में कमी है। राजा सरदारों के संबंधों को नियंत्रित नहीं कर सकता, जिससे गृह युद्ध होते हैं। युद्ध प्रौद्योगिकी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रबंधन कठिन है। इससे अराजकता और विनाश होता है, जिससे प्रगति व्यर्थ जाती है। सामंतवाद के अलावा एक और प्रकार की राजशाही भी होती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में राजा राजधानी में निवास करता है और विभिन्न प्रांतों तथा क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है ताकि वे उसकी ओर से शासन कर सकें। प्राचीन चीन में भी इसी प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी और सन वून को यह प्रणाली सबसे अधिक पसंद थी,
क्योंकि इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न नस्लों से मिलकर एक सुसंगत और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण संभव हुआ था। साथ ही प्रशासनिक कार्यों में निपुणता के कारण साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का विकास और भी तेजी से गतिमान हो सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मजबूत केंद्रीकृत बल के साथ सेना को जुटाना और भी आसान हो जाएगा। हालांकि केंद्रीकृत राजशाही शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ तैयार करना बाकी था। सड़कें, बंदरगाह, राजा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए और अधिकारियों के चयन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्माण करना आवश्यक था। एल्डार सुनता रहा और ऊब गया, महसूस करते हुए कि वह सिर्फ श्रोता है। जब नेबुला ने पूछा कि कौन सी शासन प्रणाली सर्वोत्तम है, तो उसने जवाब नहीं दिया, ये जानते हुए कि सन वू ने सब तय कर लिया था। अब उसे अपनी योजनाएं लागू करनी थीं। हमेशा की तरह सपने ही सन वून के लिए रख को अपनी इच्छा बताने का तरीका थे। छिपकली जैसे प्राणियों के नेता को पिछले रात सपने में रहस्योद्घाटन मिला। अगले दिन उसने सभी प्रमुख छिपकली मानवों को इकट्ठा किया ताकि नया ज्ञान साझा कर सके। जैवल ये जानने को उत्सुक थी कि सपना क्या था, और रक ने उसे अधिक इंतजार नहीं कराया। उसने जमीन पर चित्र बनाना शुरू किया। सपने में वह अपने शरीर से बाहर निकलकर यात्रा कर रहा था और अनचाहे तेजी से उड़ रहा था। उत्तरी तट की ओर जंगल के ऊपर से उड़ते हुए उसने नीचे अनगिनत भूमि और कई गांव देखे जहां उसने कभी खून बहाया था, नष्ट करने के लिए। अन्य छिपकलियों को उसे समझने में कठिनाई थी, फिर भी वे ध्यान से सुन रहे थे। रक जानता था क्या करना है। उसने सपनों में देखे क्षेत्रों का नक्शा जमीन पर बनाया और समझाने को तैयार था। पहले उसने जगह दिखाई, बीच बीच में पूछा कि नाम क्या है। छिपकली जैसे व्यक्ति ने जवाब दिया, पौने इसे मागानून कहते हैं, मतलब भूमि का अंत। रक ने नक्शे पर नाम लिख दिया। उसने पूछा कि लाल चमड़ी वाले ऑर्क्स को कहाँ नष्ट किया था। यूर को याद आया कि वह जगह सामोन थी, पर और भी थीं, तो रक ने उसे दक्षिण सामोन कहा। यह तब तक चला जब तक सभी जगहों के नाम नहीं हो गए। एक जगह बची थी जिसका नाम नहीं था। रक ने पूछा, पर किसी को पता नहीं था। वहां कोई बुद्धिमान प्राणियों की प्रजाति नहीं बसी थी और इसके पीछे ठोस कारण थे। वह स्थान न केवल पथरीला और बंजर था, बल्कि वहां जंगली कोकैट्रिस भी रहते थे। यही कारण था कि हर कोई उस स्थान से दूर रहने की कोशिश करता था। गेल ने यह संक्षेप में समझाया। संक्षेप में कहा गया कि उस भूमि का नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन रक को पता था। उसने इसी भूमि का सपना देखा था। यह भूमि ऊंचे पहाड़ों से घिरी है, पर वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटी सड़क है जिसे झाड़ियों और पेड़ों से साफ किया जा सकता है। पहाड़ों के भीतर एक उपजाऊ घाटी है जिसमें एक नदी बहती हुई समतल भूमि से होकर समुद्र में मिलती है। झाओ ने समझा कि यह वही भूमि थी जो भगवान ने रक को सपने में दिखाई। नीले की देवता ने इसे ओराजोन नाम दिया, मतलब भगवान की भूमि। भगवान की इच्छा से रक राजा बनने को तैयार था। कबीला खुशी से ओराजोन जाने को तैयार था। सुनवून ये देखकर प्रसन्न था। ओराजोन राजधानी बनकर नई शासन प्रणाली शुरू हो चुकी थी। हालांकि इस प्रायद्वीप पर रहने वाले कई लोग रक की शक्ति और अधिकार को मानते हैं, फिर भी कुछ लोग हमेशा विरोध करते रहते हैं। इसलिए सभी को एक देश में एकजुट करना बहुत मेहनत और प्रयास का काम होगा। सबसे पहले सभी को यह समझना होगा कि ओराजोन राजधानी होगी और रक इन सभी क्षेत्रों का राजा होगा। साथ ही महाद्वीप के सभी स्थानों से ओराजोन तक जाने वाली सड़कें बनानी होगी। राजशाही शासन के लिए रक को हर प्रांत के लिए प्रशासक चुनना था। इस पद को सरदार कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण था समान कानून बनाना जो पूरे क्षेत्र में लागू हों और जिनके आधार पर सरदार शासन करें। हालांकि ऑटोमेशन कैसल और एल्फ गांव, जिनके पहले से अपने स्वामी और कानून थे, इसमें बाधा डाल रहे थे। रॉक ने छिपकली मानव सलाहकारों को नियुक्त करके सामंती सरदारों की देखरेख और संवाद की समस्या का त्वरित समाधान निकाला। हुई क्यूं को स्वचालन महल का मार्ग्रेव और लेनोर को एल्फ मेरेपगन की उपाधि दी गई। इस चरण में यह शासन प्रणाली सनवून को आदिम और अव्यवस्थित दिखी, लेकिन यह प्रगति थी और समस्याएं धीरे धीरे हल हो रही थीं। इतना ही काफी था कि प्रणाली ने नेबुला को सूचित कर दिया कि उसका राष्ट्र प्रारंभिक राजशाही के युग में प्रवेश कर चुका है। अंत में सनवून ने छिपकली जैसे जीवों के लिए राजशाही और मनुष्यों और कल्पित बौनों के लिए सामंतवाद लागू किया, उनके फायदे और नुकसान के साथ। एल्डार को सिर्फ यह उलझन थी कि उसके कल्पित बौने अब हमारे लड़के के राज्य का हिस्सा थे, लेकिन सनवून को कोई समस्या नहीं थी। आखिर कल्पित बौने उसके क्षेत्र में रहते थे। एल्डार खुद को एक दिलचस्प स्थिति में पाया जहां उसकी संपत्ति सनवून की थी, लेकिन सनवून की संपत्ति सिर्फ उसी की थी। कुछ वर्ष बीते और रक राज्य में शांति छा गई। लगातार युद्धों के आदि योद्धा ऊब गए थे। मछली पकड़ने जैसे शौक भी थका रहे थे। मछली पकड़ने वाला साधारण छिपकली नहीं, बल्कि रक का नियुक्त युद्ध सरदार तातार था, जो एक विशिष्ट छिपकली दस्ते का कमांडर था। अब वह शांत वातावरण में अभ्यस्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसने अपना अधिकतर जीवन युद्ध में बिताया था। वह श्रेष्ठ योद्धाओं में था, इसलिए उसे युद्ध प्रमुख बनाया गया। इस जगह की रक्षा करनी थी। आखिर यह उबाऊ मैग्नन भी राक का हिस्सा था, लेकिन समस्या थी इस भूमि की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। दक्षिण में स्थित होने से यह छिपकली मानवों और समुद्र से घिरा था।
जब तक कोई समुद्र से ना आया हो। हैरानी की बात है, वे आए। दूर से दर्जन भर नावें दिखीं, अजीब जीवों के साथ। पहले समझना मुश्किल था, फिर साफ हुआ। क्रेफिश एक बुद्धिमान जीव, वे डरावने लग रहे थे। युवा इंसानों को लगा वे राक्षस है, पर तातार ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। झींगा मछली जैसे दिखने वाले ये जीव नावों का उपयोग करते थे और शायद संवाद भी करते थे। तातार ने उनसे जमीन पर मिलने का निर्णय लिया। उसमें हिम्मत की कमी नहीं थी। कैकड़ों पर खड़े होकर उसने पूछा, वे कौन हैं और क्यों आए हैं? जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपना परिचय दिया। वॉर चीफ टाटर ने धमकी भरे लहजे में उनसे कहा और यात्रा का उद्देश्य बताने का आदेश दिया। बेचारे क्रेफिश डर से तुरंत अपनी पैंट गीली कर बैठे। वे नीले लॉबस्टर थे जो समुद्री रास्ते में खोकर उसे पार करने को मजबूर हुए। वे जानना चाहते थे कि कहाँ है। तातार ने गर्व से बताया कि वे यूक्रेन राष्ट्र में हैं, जिसका मतलब है छिपकली मानव की भाषा में काली पपड़ी। इस बीच युवा छिपकली मानव तनाव में था और अपने नेता के आदेश पर युद्ध में कूदने को तैयार था। उसे पूरा यकीन था कि तातार अपने दुश्मनों पर दया नहीं करता, और चूंकि ये खेकड़े अनजान दुश्मन थे, तातार उन्हें पकड़कर जानकारी लेने या मारने की सोच सकता था। डरे हुए केकड़ों को भी तातार से खतरा महसूस हो गया और वे भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भागना नहीं पड़ा। तातार ने हमला करने के बजाय अपने अधीनस्थ को मेहमानों के लिए अस्थायी आश्रय तैयार करने का आदेश दिया। वे भूखे होंगे, इसलिए उसने उन्हें छिपकली जैसे जीवों के बचे भोजन से खिलाने का भी कहा। इस पर सब चौंक गए। खून के प्यासे दिखने वाला तातार वैसा बिल्कुल नहीं था। फिरोजी लॉबस्टर तातार के आभारी थे और वादा किया कि वे उसकी दयालुता नहीं भूलेंगे। आराम और भोजन के बाद वे घर चले गए। नन्हा छिपकली सोचता रहा कि तातार ने क्यों मदद की। अगर वह तातार होता तो लॉबस्टर्स को भगा देता और रक को बताता। नन्हा छिपकली समझ नहीं पा रहा था कि तातार ने राजा की नजर में पुण्य का मौका क्यों गंवाया। तातार भी अपने फैसले को लेकर आश्वस्त नहीं था और शायद वह गलत था। शायद वे सच में दुश्मन थे, पर उसके पास विकल्प नहीं था। तातार ने उस युवा से पूछा कि उसकी बाईं आंख कैसे गई। हाँ, उसे पता था। यह कहानी मशहूर थी। तातार ने 10 ट्रोलों से लड़ाई की थी जो यात्रियों को लूट रहे थे। उसमें वह घायल हुआ। सच तो यह है, वे यात्री अजीब बौने थे जो सहयोगी भी नहीं थे। तातार की एक आंख खोने के बाद उसकी रक से मुलाकात हुई। छिपकली मानवों के राजा ने कहा कि 10 ट्रोलों से लड़ते हुए एक आंख खोना गर्व की बात है, लेकिन उसने अपनी आंख जनजाति की मदद में नहीं बल्कि बौनों को बचाते हुए खोई थी। रक ने सोचा कि क्या उसे इसका पछतावा है। तातार ने जवाब दिया। उसने सुना था कि रक के नेतृत्व में छिपकली मानवों का एक समूह बंजर भूमि में भटकने के बाद घायल और थका हुआ था। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। उस नाजुक क्षण में रक को नीले कीड़े के देवता का आशीर्वाद मिला। बदले में देवता ने कुछ नहीं चाहा, बस दया दिखाई। रक हैरान हुआ। तातार ने कहा कि उसने बौनों की मदद की क्योंकि उसने देवता जैसी दयालुता दिखाई। तातार ने उसे आश्वस्त किया कि उसे ऐसा करना था। रक इस जवाब से खुश हुआ। तातार सही था और सही किया। रक चाहता था कि वह ऐसा ही करे। अगर कोई कहे कि वह गलत है तो तातार इस बातचीत का हवाला देगा और कहेगा कि रक सहमत है। तातार ने उसका समर्थन किया। अब समय बताएगा कि तातार लॉबस्टर्स के बारे में सही था या नहीं। जल्द ही वही युवा जीव उसके दफ्तर में खबर लाए कि क्रस्टेशियन लौट आए हैं। तातार तुरंत उनसे मिलने गया। लॉबस्टर्स के नेता रुबो ने खुशी से स्वागत किया, लेकिन तातार को चिंता थी। वे यहां क्यों आए थे? क्या वे फिर तूफान में फंस गए थे? पता चला कि वे रेशम और लोहा खरीदने आए थे जो तातार ने बताया था। उनका द्वीप युद्ध में था और उन्हें विदेशी तकनीक और संसाधनों की जरूरत थी। सभी लॉबस्टर सफेद मोतियों से भरा बक्सा देने को तैयार थे, लेकिन गोल पत्थरों ने तातार को प्रभावित नहीं किया। शायद स्वचालन के स्वामी को इनमें कुछ मूल्य दिखे, पर तातार भी मोती की कीमत को लेकर निश्चित नहीं था। उसने अपनी दुविधा नहीं दिखाई और सौदेबाजी कर कुछ मूल्यवान चीज पाने का सोचा, जैसे नाव बनाने की तकनीक। लॉबस्टर्स को अपनी गर्व की तकनीक साझा करना पसंद नहीं आया, तो रुबो ने यह तर्क देना शुरू किया कि ऐसी नावों के निर्माण में काफी लंबा समय लगता है और यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इस पर तातार ने जवाब दिया कि उसे जटिल चीजों की गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर रुबो को उसका प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो फिर यह सौदा नहीं होगा। इस बातचीत के परिणाम को लॉबस्टर स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें संसाधनों की बहुत सख्त जरूरत थी, इसलिए वे मान गए और अगली बार एक खाली नाव लाने का वादा किया जिसे वे छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों को देंगे ताकि वह उन्हें नाव बनाने का उदाहरण दिखा सकें। यह विकल्प तातार को पसंद आया और वह रेशम और लोहे के बदले यह सब देने को तैयार हो गया। एक सीगल ऊपर से देख रहा था। वह शंकालु था और सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ पता हो।
सौभाग्य से वह सिर्फ एक सीगल था जिसका उपयोग सन वून अपने जीवों पर नजर रखने के लिए करता था। पक्षियों का वह इलाका बहुत उपयोगी था। पक्षियों की निगरानी से उसने इस प्रजाति के बारे में सब जान लिया। ये लॉबस्टर एक क्रस्टेशियन प्रजाति हैं जो दक्षिणी द्वीप समूह में रहती हैं। वे खुद को स्टैसिडेंस कहते थे। इन द्वीपों पर उनकी कई जनजातियां थीं और वे लगातार युद्ध करती थीं। उनकी सभ्यता कांस्य युग की थी और शायद खिलाड़ी उन पर शासन नहीं करते थे क्योंकि ये जनजाति द्वीप समूह में रहती थी। उनके पास नाव बनाने की उन्नत तकनीक थी जो उन्होंने व्यापार से पाई थी। मोती क्यों को पसंद आएंगे? क्योंकि महाद्वीप में इनकी कीमत बढ़ जाती है और मुनाफा होता है। लेकिन सन वून के लिए जहाज निर्माण तकनीक अधिक महत्वपूर्ण थी जिससे वह कौशल को बढ़ा सका। रकरक को एक अच्छी नाव की कीमत पता होनी चाहिए और वह जाओल की मदद से ऐसा बनाने की कोशिश करेगा। अब बस कुछ समय की बात थी कि सन वून के नियंत्रण में रहने वाले सभी जीव यूक्रेन की नदियों में नावों से यात्रा करेंगे। यह जलमार्गों से व्यापार मार्ग बनाने का उत्तम अवसर होगा। हालांकि यह सन वून के लिए आश्चर्यजनक था, पर लगता है कि इस अनुभवी योद्धा तातार में कूटनीति की प्रतिभा है, इसलिए सन वून अस्ताकादानों से निपटने का जिम्मा उन पर छोड़ सकते थे। और इन खेकड़ों जैसे जीवों की सभ्यता के विकास के स्तर को देखते हुए ये जल्द ही यूक्रेन का सहयोगी राष्ट्र बनेगा। भविष्य में जब ऐसा होगा तो सन वून सभ्यता द्वीप समूह में स्थित चांदी की खानों का उपयोग करने में सक्षम होगी। खनन की गई चांदी से वे लोहे की प्लेटों के स्थान पर एक नई मुद्रा का निर्माण कर सकेंगे। ये नई मुद्रा उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। अंततः नेबुला के लिए समुद्र का वह छोटा सा क्षेत्र भी अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ। अचानक सन वून के सारे विचार पूरी तरह से बदल जाते हैं और वे नई संभावनाओं को देखने लगते हैं। भविष्य की योजनाओं में एक अजीब प्राणी के फोन से बाधा आई जिसने उसे सृष्टिकर्ता कहा। उसका नाम होंगो था और सुन वून ने तुरंत प्रगति रिपोर्ट मांगी। कुछ समय पहले नेबुला ने होंगो को टिड्डियों के झुंड का प्रबंधन और पालन पोषण सौंपा और कहा कि गंभीर घटना न हो तो सूचना न दे। पर योजना विफल रही और सन वून की गलतियों व होंगो की चूक से टिड्डियों के झुंड के पीछे के व्यक्ति की पहचान क्षेत्र के अन्य देवताओं को हो गई। सन वून को जोखिम उठाना पड़ा क्योंकि तीसरे स्तर के टिड्डी दल का आकार घट रहा था। उसने हांगो को टिड्डियों का झुंड अन्य खिलाड़ियों के खेतों की ओर मोड़ने को कहा ताकि उनकी सभ्यता धीमी हो। सुनवून चाहता था कि हांगो इसे बिना किसी को पता चले करे। दुर्भाग्यवश उस झुंड ने खिलाड़ी की उन्नत सभ्यता की बस्ती पर हमला कर दिया जिसके अपरिहार्य परिणाम हुए। खिलाड़ी को समझ आया कि टिड्डियों का झुंड दूसरे खिलाड़ी का काम था जो कीड़ों के इलाके को नियंत्रित कर रहा था। सौभाग्य से होंगो आराम से था। सुनवून को ऐसी घटना की आशंका थी और उसने तैयारी कर ली थी। सुनवून को होंगो की थोड़ी चिंता थी। वह ठीक था, हालांकि दूसरे देवताओं के चमत्कारों से उसने कई टिड्डियां खो दी थीं, पर ऐसा लग रहा था कि दूसरे देवताओं को होंगो के अस्तित्व का पता नहीं था। यह सुनवून के लिए अच्छा था। अगर होंगो का पता चलता तो बड़ा नुकसान होता। नेबुला ने उसे टिड्डियों के अवशेष से भ्रम कर छिपने का कहा। होंगो के लिए जान बचाना जरूरी था। होंगो ने आदेश समझा और पालन किया। इसके बाद सुनवून को एहसास हुआ कि उसे अपनी बनाई चीजों से बात करना पसंद नहीं। वे इतने खोखले और निर्जीव थे जैसे नष्ट हो चुकी दुनिया के एनपीसी से अलग। वहां के जीव ऐसे बोलते थे जैसे उनमें आत्मा और व्यक्तित्व हो, रोबोटों की तरह नहीं। खैर, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह था कि होंगो ने अपना अधिकांश मिशन पूरा कर लिया था और टिड्डियों के झुंड ने पश्चिम के 5 राष्ट्रों की फसलों और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया था। यदि उन राष्ट्रों के प्रमुख देवताओं को पता चला कि नेबुला इसके पीछे है तो वे निश्चित रूप से हमला करेंगे। राष्ट्रों की स्थिति को देखते हुए आसपास के 2 सबसे नजदीकी राष्ट्र, जो संभवतः सत्रोस जाति के दानिम और लेनार जाति के जुक्वा है, वे दोनों शायद हमला करने की तैयारी में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों राष्ट्र अपनी सेनाएं भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी 3 राष्ट्र जो फिलहाल पीछे से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही वे भी अपनी सेनाएं भेज सकते हैं। स्पष्ट रूप से जब एक खिलाड़ी को 5 से लड़ाई करनी पड़े तो यह उचित नहीं लगता, पर कोई उपाय नहीं था। दुनिया बहुत अन्यायपूर्ण थी। सुनवून 5 राष्ट्रों से भी लड़ने को तैयार था। यह उसकी अपेक्षा से बाहर नहीं था। इस बीच धनम के सत्रोस राष्ट्र की राजधानी देमृते में लेनारों के राजा हादी को संदेह था कि क्या वह और उसका सहयोगी उन 3 राष्ट्रों पर भरोसा कर सकते हैं जो उनके पीछे थे। वे भरोसेमंद नहीं लग रहे थे। सैटिरोस्फेव के राजा ने इस पर उनसे सहमति तो जताई, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे टिड्डियों के झुंड के पीछे के अपराधी को ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। वे जो चाहते थे वो करते थे। देवताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि निष्क्रियता विकल्प नहीं है और उन दुष्ट छिपकलियों को कुचलना होगा। वे अपने नीले कीड़े देवता से प्रार्थना करते हैं कि अन्य राष्ट्र भूखे मरें और वे समृद्ध रहें। स्थिति तब और बिगड़ी जब स्वचालन महल पर कब्जा कर छिपकलियों ने अपनी तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाली लोहे की प्लेटें बनाई। उनकी प्लेटें मानक हैं और उन्हें व्यापार से अधिक लाभ होता है। व्यापार यूक्रेन की सीमा के पास होने से अन्य 3 राष्ट्रों की सेनाओं के गुजरने पर उन्हें नुकसान होता। अंततः उनके पास अपनी सेनाओं के साथ हमला करने का ही विकल्प था। पंच देवताओं की भविष्यवाणी पर विश्वास था कि सातोस और लीनर्स मिलकर यूक्रेन की राजधानी ओराजोन को नष्ट कर देंगे।
ऐसे में हाथी हमले का सबसे उपयुक्त तरीका तय करना चाहता था। एफएवी के पास पहले से ही एक विस्तृत योजना तैयार थी। यूक्रेन का क्षेत्र चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और एकमात्र सुरक्षित मार्ग ऑटोमेशन कैसल से होकर गुजरता था। बेशक दक्षिणी तट से होकर एक वैकल्पिक रास्ता भी था, लेकिन वह ब्लू बग गॉड के खतरनाक कीड़ों से भरा हुआ था और वहां का इलाका बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और कठिन था। अब बस यही बचा था कि बचे हुए अवसर का पूरा फायदा उठाकर ऑटोमेशन कैसल पर हमला किया जाए, उसे राकराक के चंगुल से मुक्त कराया जाए और फिर आगे बढ़ाए। किले तक जाने के दो रास्ते थे और सैटिरोस सीधे ऑटोमेशन किले की ओर बढ़ रहा था। लेनर्स ने उत्तरी बंजर भूमि से घूमकर किले तक पहुंचने का निर्णय लिया। वे सहमत हुए और हमले के लिए 1 महीने में सेनाएं जुटाने का निर्णय लिया। 1 महीने बाद सब तैयार था और सेनाएं देवताओं की निगरानी में आगे बढ़ीं। उनमें से एक क्रैम्प्स था, सेरेरोस राष्ट्र का शासक और जीवन बलिदान देवता। खेल में उसकी रैंक 1430 थी। वह सोच रहा था कि सहयोगी देवता उसकी सेना को रसद कैसे दे रही है। उसने योजना बनाई थी कि सेना जंगल पार करने तक अपनी रसद का उपयोग करेगी। जब लेनर्स उत्तरी तट पर पहुंचेंगे तो उन्हें रास्ते में गांवों को तबाह करना होगा। उसका नाम रुंडा था। वह लेनर्स की देवी थी, जिसे सर्वोच्च फल की देवी भी कहा जाता था। लाख कोशिशों के बाद भी वह नेबुला से संपर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने उसे अवरुद्ध किया था। 1 महीने से ज्यादा बीत गया और उसने न उसे अनब्लॉक किया, न ही अन्य देवताओं को। रुंडा और क्रैम्पस नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या सोच रहा है। अगर वे नेबुला से संपर्क कर पाते तो टिड्डियों के झुंड से हुए नुकसान के मुआवजे पर बातचीत कर सकते थे, लेकिन नेबुला ने सबको रोक दिया और शांतिपूर्वक मामला सुलझाने का मौका नहीं दिया। उसने खुलेआम सैन्य प्रशिक्षण और ठोही दल बढ़ा दिए और अब बातचीत के लिए देर हो चुकी थी। क्रैम्प्स और रुंडा के पास 100 लेनुर और 800 सैटिरो थे। उनकी सेना तीसरे महाद्वीप में सबसे बड़ी थी और रुंडा को यकीन था कि नेबुला का पतन जल्द होगा। वैसे अगर आप सोच रहे हो तो बता दूं कि रुंडा असली लड़की थी, एल्डार जैसी नहीं। अचानक एक सूचना आई। यह बातचीत का अनुरोध था। क्रैम्प्स ने सोचा कि यह नेबुला होगी, पर वह गलत था। यह एल्डार था। लेनोर की सेना अभी अभी एल्फ बस्ती के पास से गुजरी और वे बात करने वाले थे। रुंडा समझ गई कि वह शायद बातचीत करना चाहता है और कुछ और भी सोच रहा है। क्रैम्पस जानता था कि एल्डार और नेबुला के बीच डीला गठबंधन था, जिससे वे धोखा दे सकते थे। उसने रुंडा को सलाह दी कि वह ऐसे बात करे जैसे यहां सिर्फ वही हो और एल्डार की बात ध्यान से सुने। एल्डार एल्फ देवता की भूमिका निभाने लगा। उसका आरपी वाला अंदाज शायद न बूझकर नहीं छोड़ पा रहा था। कलाओं का छोटा क्षेत्र मिलने का कारण था। रुंडा पहली बार उससे मिली और उसकी शक्ल देख हैरान रह गई। वह सिर्फ एल्फ लड़की जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका व्यवहार भी अजीब था। एल्डार ने मासूम पीड़ित बनकर मदद मांगी। रुंडा उस घटना से उबर रही थी और हिचकिचाते हुए बोली, ओह। जब उससे पूछा गया कि उसे किस चीज में विशेष सहायता चाहिए, तो उसने तुरंत अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे दुष्ट नेबुला ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया और फिर उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, हर संभव तरीके से अपमानित किया। एल्डार के पास सब कुछ मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेबुला द्वारा सेलोंगोस और लिमचुनसेक को हराने के बाद नेबुला न केवल बहुत शक्तिशाली हो गया था, बल्कि उसकी युद्ध रणनीतियां भी अभूतपूर्व थीं। रुंडा को यह जानकर गहरा सदमा हुआ कि एल्डार ने मदद नहीं की। सोचिए, उसने अकेले शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दिया, लेकिन एल्डार को आश्चर्य नहीं हुआ। क्या उन्होंने नेबुला की प्रतिष्ठा नहीं सुनी थी? उसने अनगिनत लोकों में देवताओं से युद्ध कर सर्वोच्च स्थान पाया था। नेबुला सचमुच एक राक्षस है। क्रैम्पस और रुंडा ने एक दूसरे को देखा। वे वाकई बदकिस्मत थे। पहले और दूसरे स्थान के खिलाड़ी एक साथ इस महाद्वीप पर आ गए। खैर, एल्डार ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसने कहा कि वह इसलिए बच गया क्योंकि उसने विनम्रता से अपनी जान की भीख मांगी और नेबुला की इच्छाओं को पूरा किया, सब अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अब वह इससे तंग आ गया था और उसने क्रैम्प्स और रुंडा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वे उस पर विश्वास करने में हिचकिचा रहे थे। रुंडा ने एल्डार की बातों पर भरोसा करने के लिए जानकारी मांगी। खैर, गद्दार एल्डार सब कुछ देने को तैयार था। उनका भरोसा जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने उन्हें नेबुला के हाथों झेली अपनी सारी पीड़ाएं बता दी ताकि कोई संदेह न रहे। अपमान, एल्फ्स का उत्पीड़न और गांव जलाना। नेबुला द्वारा अपने सहयोगी के साथ किए गए इस व्यवहार से वे स्तब्ध थे। ऐसा जीवन किसी जागीरदार के जीवन से भी बदतर था। एल्डार भी यही महसूस करता था, इसलिए उसने उनसे नेबुला के चंगुल से मुक्त होने में मदद मांगी। हालांकि एल्डार के पास सेना का समर्थन नहीं था, उसके पास कुछ और था जो समान रूप से मूल्यवान था। वह जानता था कि नेबुला इस युद्ध के लिए क्या योजना बना रही है, और जब वह उन्हें वह सब कुछ बता देगा जो वे जानना चाहते थे, तो वह इस जानकारी को साझा करने के लिए तैयार था। उनकी लंबी बातचीत आखिरकार समाप्त हुई और एल्डार ने राहत और थकान दोनों का अनुभव करते हुए चैन की सांस ली। अब वह सोच रहा था कि क्या यह बातचीत सफल रही है, क्या यह काफी हद तक विश्वसनीय थी। नेबुला पूरे समय वहीं मौजूद थी और उसे एल्डार का अभिनय काफी पसंद आया था। उसने काम सही किया था। सन वून को आश्चर्य हुआ कि एल्डार ने इतना अच्छा क्यों किया। क्या वह हमेशा अपनी भूमिका निभाता था? जानकारी सच थी। एल्डार ने जो बताया था लगभग सब सच था। सन वून ने उसकी सेना नष्ट की, एल्फ गांव जलाया, उन्हें उत्तर की ओर खदेड़ा और अनुबंध कर सभी संसाधन बेचने पर मजबूर किया।
फिर भी एल्डार ने वफादारी निभाते हुए देवताओं को नेबुला के आदेशानुसार सब कुछ बता दिया ताकि वे मान लें कि वह सत्योस डेमरिट की राजधानी पर हमला करेगा। हालांकि एल्डार को लगा कि इससे स्थिति नहीं बदलेगी। उसके अनुसार नेबुला की योजना लेनर्स की सेना पर पहले हमला करने की थी, लेकिन अगर लेनर्स पीछे हटकर दैमुरिद जाते हैं और सैटिरोस ऑटोमेशन के किले पर कब्जा कर लेते हैं तो लिजर्डमेन सेना दोनों दुश्मनों के बीच फंस सकती है। नेबुला ऐसा नहीं सोचती थी। एल्डार की गणना गलत थी। दरअसल वह लेनर्स की सेना पर कुछ दिन पहले ही हमला करने वाला था ताकि पीछे हटकर उन्हें हरा न सकें। वैसे एल्डार ने आज शाम बहुत मदद की, भले ही उसे खुद इसका एहसास न हो। उसने अपने कुछ सामान लेनर्स को दिए ताकि यह दिखाया जा सके कि वह पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रहा है, और यह भी सनवून की योजना का हिस्सा था। वह सामान ठीक से तैयार किया गया था। इस बीच लेनोर की सेना धीमी हो गई। कारण था कि सैनिकों के भोजन में जहर मिला था। नेता हाथी इस पर क्रोधित थे। भोजन लाने वाले ने कहा कि भोजन खराब हो गया था और वह कुछ नहीं कर सकता।